हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पॉलिटिकल साइंस हमारा पार्ट चल रहा है 9th क्लास में, जिसमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हमारा चैप्टर है, चैप्टर 3, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में वाई इलेक्शंस क्यों होते हैं, वाई डू वी नीड इलेक्शंस की नीड हमको क्यों होती है, और इसके अलावा इलेक्शंस में जो कॉम्पिटिशन्स है वो अच्छा है या बुरा है, ये भी हमने देखा था। इसके अलावा आज की जो हमारी क्लास है उसमें व्हाट इज ओवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस का हमारे कंट्री में क्या सिस्टम है वो हम देखेंगे, जिसमें इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज की हमारी क्लास में हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो हमारा टॉपिक है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जिसमें जो सीट्स होती है वो एससी, एसटी, ओबीसी, वोमेन्स के लिए रिजर्व होती है, वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वोटर लिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें वोटर्स के नेम होते हैं और उनको राइट टू वोट करने का उनको हक होता है। तो वोटर्स लिस्ट के बारे में भी हम देखेंगे कि क्या होती है ये। इसके बाद में नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, उनका नॉमिनेशन किया जाता है। तो वो नॉमिनेशन किस प्रकार किया जाता है वो भी हम आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। निर्वाचन क्षेत्र जहां से कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी रिजर्वेशन होता है, यानी एससी, एसटी, ओबीसी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए रिजर्व सीट रखी जाती है। तो वो हम देखते हैं। ओवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड टाइटल्स एवरी सिटीजन्स टू इलेक्ट हर ऑब्लिक हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो एवरी सिटीजन्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुने जाने का उनको राइट देता है, एंटाइटल करता है। The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assemblies। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स थे, हमारे जो संविधान के निर्माता थे, वो चिंतित थे। किसके बारे में? उनको चिंता थी कि संभव है कि जो ओपनली इलेक्टोरल कंपटीशन होता है उसमें कुछ वीकर सेक्शंस है, उनको लोकसभा और विधानसभा में पहुंचने का मौका उनको नहीं मिले, ये उनको चिंता थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स थे वो इस बात से चिंतित थे कि जो ये हमारी कंट्री में ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन होता है उसमें जो वीकर सेक्शंस है, सर्टेन वीकर सेक्शंस, उनको ये चांस जो है मिले नहीं मिले, तो इस बात से वो चिंतित थे। Certain weaker section not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assemblies। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, लोकसभा है, उनमें जो सर्टेन वीकर सेक्शंस है उनको गुड चांस जो है मिले नहीं मिले, इस बात को लेकर वो चिंतित है। एंड दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, और इसके अलावा संभव है कि
They may not have the required resources, education and contact to contest and win elections against others. और ये भी संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी जो रिसोर्सेज है, जैसे शिक्षा, कांटेक्ट उनके पास हो या नहीं हो। ये भी हो सकता है कि जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, कांटेक्ट चाहिए, वो उन वीकर सेक्शंस को मिले या नहीं मिले, ये भी जरूरी नहीं है। Those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections। और इसके अलावा जो रिसोर्सफुल जो सेक्शंस है, संसाधनों वाले जो प्रभावशाली लोग हैं, उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। जो पावर, जिनके पास में पावर है, रिसोर्सफुल जो पीपल है, वो उनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं विनिंग इलेक्शंस। इफ दैट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant sections of our population। अगर ऐसा होता है तो पार्लियामेंट और असेंबलीज में हमारी पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से की आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो वीकर सेक्शंस का है। और अगर इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती है तो इससे जो है एक बड़ा हिस्सा जो है उसकी आवाज़ पार्लियामेंट तक, असेंबली तक नहीं पहुंच पाएगी। दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। और इससे क्या होगा, इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का जो कैरेक्टर है वो कमज़ोर होगा और ये व्यवस्था कम लोकतांत्रिक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, लेस डेमोक्रेटिक एंड लेस रिप्रेजेंटेटिव जो है हो जाएगी। सो इसलिए द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस थॉट, इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स थे उन्होंने सोचा ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शंस। इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स थे, हमारे संविधान निर्माताओं ने वीकर सेक्शंस के लिए जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की जो विशेष व्यवस्था होती है उसके बारे में उन्होंने सोचा। स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शंस। वीकर सेक्शंस के लिए जो स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स है उन्होंने इस बारे में थॉट सोचा। Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste SC and scheduled tribes ST। तो इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो रिजर्व है फॉर द पीपल, उन पीपल के लिए जो बिलोंग करते हैं SC ST, इन जातियों के जो लोग हैं जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व रखा गया है। In a SC reserved constituency, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जो सीट SC के लिए रिजर्व है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी SC के लिए रिजर्व है, वहां पर केवल SC का कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। कास्ट कैन स्टैंड्स फॉर इलेक्शंस, सिमिलरली इसी प्रकार से ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन कंटेस्ट एन इलेक्शंस फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड फॉर ST। और इसी प्रकार जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसके लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। Currently in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled caste
and 47 for the scheduled tribes as on 26 January 2019. तो अभी लोकसभा की जो 84 सीट है वो एससी के लिए और 47 जो सीट्स है वो एसटी के लिए आरक्षित है। ये 26 जनवरी 2019 की स्थिति है। एज ऑन 26 जनवरी 2019 की जो स्थिति है उसके अनुसार हमारे लोकसभा की 84 सीट्स जो है वो एससी के लिए रिजर्व है और 47 सीट्स जो है वो एसटी के लिए रिजर्व्ड है। दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। तो ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में हैं। इनका जो है पॉपुलेशन में जो शेयर है, पॉपुलेशन में इनकी जो संख्या है उनके हिसाब से, उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से ये सीटें आरक्षित की गई है। 10 इस प्रकार द रिजर्व सीट फॉर एससी एंड एसटी डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप। तो इन जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व सीट किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती है। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। और जो वीकर सेक्शंस है उनके लिए रिजर्वेशन की ये व्यवस्था बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और लोकल लेवल पर भी लागू कर दी गई है। इन मैनी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स है, सीट्स इन रूरल जिसमें पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशन लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एज वेल। और इसके अलावा अनेक राज्यों में अब रूरल एरियाज में जो जैसे पंचायत है और इसके अलावा शहरी नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए भी जो है आरक्षण लागू हो गया है। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व्ड वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात जो है वो अलग अलग है। ये जो प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स है, रिजर्व सीट्स का जो प्रोपोर्शन है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। इसी प्रकार जो रूरल एरियाज है और जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनमें भी जो 1/3 जो सीट्स है वो वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूची। तो वोटर लिस्ट क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड, जब एक बार निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। जब एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो रीजन्स है उसका फैसला हो जाता है, उसके बाद में ये डिसाइड किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है। ये इसका बाद में डिसाइड किया जाता है। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे। और इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, लोकतांत्रिक चुनाव में, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election। और मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और फिर ये जो है गिवन टू एवरीवन, हर किसी को दी जाती है। वोटर लिस्ट को इलेक्शन से काफी पहले तैयार कर लिया जाता है और फिर जो है एवरीवन को जो है ये मतदाता सूची दी जाती है, कोई भी देख सकता है अपना नेम। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट। और
इस सूची को ऑफिशियली रूप से मतदाता सूची कहते हैं, ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल। इसको इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं, और इसके अलावा सामान्य बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है इलेक्टोरल रोल एंड कॉमनली नॉन एज द वोटर लिस्ट। और इसको हम अगर बोलचाल की भाषा में अब अगर हम इसको जानना चाहते हैं तो वोटर लिस्ट भी कहते हैं। This is an important step for it is linked to the first condition of a democratic election। ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त जो है everyone should get an equal opportunity to choose representatives। क्या है पहली शर्त? अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। In earlier we read about the principle of universal adult franchise। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है यानी राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार, सभी वयस्क पुरुषों को जो सार्वभौम मताधिकार का जो अधिकार प्राप्त है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसके बारे में, इसके प्रिंसिपल के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। इन प्रैक्टिस, व्यवहार में, इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो इसका मीन्स ये है कि एवरीवन शुड हैव वन वोट, प्रत्येक को एक वोट का अधिकार है, एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, और प्रत्येक वोट का अपना मूल्य है, एक वोट और एक समान मूल्य। हर किसी को वोट डालने का अधिकार है और उसके वोट का समान मूल्य है। नो वन शुड बी डेनीड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन। बिना किसी गुड रीजन के किसी को भी वोट डालने से डेनीड नहीं किया जा सकता है, वंचित नहीं किया जा सकता है। जब तक कि कोई ठोस कारण नहीं हो, गुड रीजन नहीं हो, तब तक किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। Different citizens differ from one another in many ways। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अलग अलग मामलों में जो सिटीजन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे? सम आर रिच, सम आर पुअर। कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं। सम आर हाईली एजुकेटेड, कुछ हाईली एजुकेटेड होते हैं। सम आर नॉट सो एजुकेटेड, और कुछ इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, और नॉट एजुकेटेड एट ऑल। और कोई जो होते हैं वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं बिल्कुल। सम आर काइंड, कुछ काइंड होते हैं, दयालु होते हैं। अदर्स आर नॉट सो काइंड, और कुछ इतने दयालु नहीं होते हैं। बट all of them are human beings with their own needs and views। लेकिन हर कोई ह्यूमन बींग्स है, हर कोई इंसान तो है, और इसके अलावा अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप सोसाइटीज़ में अपना योगदान करते हैं। इनकी नीड्स होती है, व्यूज़ होता है। दैट इज़ वाई all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले डिसीजंस में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election। हमारे कंट्री में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी सिटीजन्स को इलेक्शंस में वोट डालने का अधिकार है, वोट डाल सकते हैं। Every citizen has the right to vote regardless of his or her caste, religion और जेंडर। और नागरिक की जाति, धर्म या लिंग चाहे कुछ भी हो, उसे मत देने का अधिकार है, वोट डाल सकता है बिना किसी भेदभाव के, कास्ट के आधार पर, रिलीजन्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर। उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशंस के उसको वोट डालने का अधिकार है हमारे कंट्री में। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड कैन
बी डेनिड द राइट टू वोट। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जो पर्सन्स होते हैं अनसाउंड माइंड होते हैं, पागल होते हैं, क्रिमिनल्स हो सकते हैं, कुछ अपराधी हो सकते हैं और दिमागी असंतुलन वाले व्यक्ति हो सकते हैं, उनको जरूर इलेक्शंस में वोट डालने से डेनिड किया जा सकता है, उनको वंचित किया जा सकता है। बाकी सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार है, बट ओनली इन रेयर सिचुएशन। लेकिन ऐसा सिर्फ कोई विशेष स्थितियों में ही होता है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सभी जो मतदाता है, सक्षम मतदाता है, उनके नेम मतदाता सूची में हो, ये व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी एलिजिबल वोटर्स है उनको वोटर लिस्ट में पुट डाला जाए। ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। As new persons attend voting, as names are added to the voter list, और अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, नए नाम जुड़ते हैं, नई उम्र, जो नए पीपल आते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है, वो भी वोटर लिस्ट में एडिट कर दिए जाते हैं। नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। और वोटर लिस्ट में उनके नाम मूव आउट कर दिए जाते हैं। किनके नेम? जो मूव आउट कर दिए जाते हैं, जो मूव आउट ऑफ द प्लेस हो जाते हैं, यानी अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, अपना स्थान बदल देते हैं, उनके नेम डिलीटेड कर दिए जाते हैं। और जो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो लोग जिनकी मौत हो जाती है, इनके नाम भी वोटर लिस्ट में से हटा दिए जाते हैं, डिलीटेड कर दिए जाते हैं। किन किन के? एक तो हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस, एक तो जो अपना स्थान बदल देते हैं, और दोज हु आर डेड, और जिनकी मृत्यु हो जाती है, आर डिलीटेड, उनके नाम जो है वोटर लिस्ट में से डिलीटेड कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। ए कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 years, और हर 5 वर्ष में वोटर लिस्ट का पूर्ण रूप से नवीनीकरण किया जाता है, अपडेट किया जाता है, उसको कंप्लीट रिवीजन किया जाता है। दिस इज डन टू एंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट। ऐसा मतदाता सूची को एकदम अपडेट रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों से, ए न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक, जिसको हम कहते हैं एपिक, EPIC, E means election, P means photo, I means identity and C means card। एक नया सिस्टम चलाया गया है पिछले कुछ वर्षों में, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक। एपिक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो पिछले कुछ वर्षों में इलेक्शंस में फोटो पहचान पत्रों की नई व्यवस्था लागू की गई है, एपिक की व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें अगर हमको वोट डालना है तो अपने साथ एपिक कार्ड जो है वो ले जाना पड़ता है। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। तो गवर्नमेंट ने मतदाता सूची में जितने भी लोग हैं जिनका नाम दर्ज है, ये कार्ड देने की कोशिश की है, सबको ऐसा कार्ड मिले, इस प्रकार की गवर्नमेंट ने जो है व्यवस्था की है, ट्राई किया है। द वोटर्स आर required to carry this card when they go out to vote, और वोटर से ये रिक्वायर, अपेक्षा की जाती है कि जब भी वो वोट डालने जाए तो ये कार्ड जो है अपने साथ में ले जाए। वोट देने जाते समय मतदाता को ये जो पहचान पत्र है वो साथ में रखना पड़ता है, so that no one can vote for someone else, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे। बट द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग, लेकिन अभी मतदान के लिए ये कार्ड कंपल्सरी नहीं किया गया है। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस,
वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जैसे पहचान पत्र भी जो है वो बता सकता है और वोट डाल सकता है। तो अभी ये कंपलसरी नहीं किया गया है एपिक का सिस्टम। एपिक कुछ लोगों तक पहुंचा है, कुछ लोगों तक नहीं पहुंचा है, और पहुंचा है तो भी मतदाता जो है वो दूसरे जो प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी है वो भी ले जा सकते हैं। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन किस प्रकार किया जाता है वो हम देखते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन। We noted above that in a democratic elections people should have a real choice। तो हमने ये देखा है लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होने चाहिए, जो रियल चॉइस होनी चाहिए। This happens only when there are almost no restrictions on anyone to contest an elections। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी भी किस्म की रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो, किसी भी प्रकार की बंदिशें नहीं हो, किसी भी प्रकार की पाबंदियां नहीं हो। दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स। और हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। Anyone who can be a voter can also become a candidate in election। जो कोई व्यक्ति मतदाता है जिसका नेम वोटर लिस्ट में है वो कैंडिडेट्स भी हो सकता है, वो इलेक्शंस में कैंडिडेट के रूप में खड़ा हो सकता है जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है। The only difference is that in order to be a candidate the minimum age is 25 years। सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की 25 वर्ष की उम्र में ही नहीं, इसमें फर्क यह है कि while it is only 18 years for being a voter, यानी 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का वो अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। इसमें फर्क यह है, यानी कैंडिडेट्स के रूप में वो 25 वर्ष की उम्र में खड़ा हो सकता है, जबकि वोट डालने के लिए वो 18 साल का जो है योग्य हो जाता है। देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एक्सेट्रा। इसके अलावा जो क्रिमिनल्स है उनके ऊपर भी रोक है, वो कैंडिडेट्स के रूप में खड़ा नहीं हो सकता है, वोट नहीं डाल सकता है। बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। लेकिन इस प्रकार की जो पाबंदियां हैं वो बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। एक्सट्रीम केसेस में इस प्रकार की पाबंदियां जो है लागू होती है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और सपोर्ट मिलता है। कोई भी कैंडिडेट है उसको पॉलिटिकल पार्टीज जो है नॉमिनेट करती है, और इसके अलावा पार्टी सिंबल और सपोर्ट भी मिलता है। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट्स। और पार्टी के मनोनयन को हमारी बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं टिकट कहते हैं। पार्टी ने टिकट दिया है तो जो नॉमिनेशन होता है, इसका नॉमिनेशन का मतलब यह है कि पार्टी ने उसको टिकट दे दिया है। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शंस हैज टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। एवरी पर्सन, जो कोई भी व्यक्ति ये विश रखता है कंटेस्ट एन इलेक्शन, इलेक्शंस में खड़े होने की इच्छा रखता है, तो उसको नॉमिनेशन फॉर्म जो है फिल करना पड़ता है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है। इसके अलावा एंड गिव सम मनी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, और जमानत के रूप में कुछ पैसा उसको जमा करवाना पड़ता है। रिसेंटली, हाल ही में, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कैंडिडेट से घोषणा पत्र भरवाने की एक नई प्रणाली भी जो है चालू की गई है। एक न्यू सिस्टम्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया है डिक्लेरेशन फॉर्म का। एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है कैंडिडेट्स को। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ। तो जो भी कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन करता है, एवरी कैंडिडेट्स उसको लीगल डिक्लेरेशन करना पड़ता है, उसको वैधानिक घोषणा करनी होती है
सारे विवरण देने होते हैं। कौन कौन से विवरण देने होते हैं? सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट्स, एक तो ये उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे जो गंभीर जो सीरियस क्रिमिनल केसेस है उनको बताना पड़ता है कि उम्मीदवार के खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं चल रहा है, ये बताना जरूरी होता है डिक्लेरेशन फॉर्म में। एक डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स एंड हिज और हर फैमिली, और इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास में क्या एसेट्स है, उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति, देनदारियों का हिसाब किताब, उनका ब्यौरा देना पड़ता है, डिटेल देनी पड़ती है एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में। और दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, कितना पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, उसकी भी उसको डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, डिक्लेरेशन फॉर्म में उसकी जानकारी देनी पड़ती है। दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक, और ऐसी सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाता है, कोई भी देख सकता है। इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक किया जाता है, पब्लिसिटी की जाती है। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स, और इससे जो वोटर्स है, मतदाताओं को कैंडिडेट्स के द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिल जाता है। कैंडिडेट्स जब इस प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है तो वोटर्स भी जो है डिसीजंस कर पाता है कि हमको किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इलेक्शन कैंपेन, तो ये जो है इलेक्शन कैंपेन हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।